नौजवान, एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात होगी अब इस हिस्से में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। सबसे पहले बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर पर तुले हुए हैं। ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े हुए एक और बिल को मंजूरी दे दी है। बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी है, चीन भी है, ब्राजील भी है, 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया है। बिल को अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। बिल का नाम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 है। मकसद उन देशों पर दबाव डालना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता और कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर पहले से ही 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया हुआ है। अब तक भारत पर कुल 50% टैरिफ लग चुका है। अब जैसे ही ये संसद में पास हो जाएगा तो एक और टैरिफ की मार होगी। तो ये जो टैरिफ वाली धमकी है, इसी की इनसाइड स्टोरी को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप को हो क्या गया है। क्या ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया है, हर्षवर्धन जी? क्या ये ट्रंप को समझ में आ गया है कि वो भारत को जैसे झुकाना चाहते हैं, भारत को जैसे चलाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेड डील का मसला हो गया, वो बयान भी हम अभी दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन भारत उनसे हैंडल नहीं हो रहा, तो चलिए लो 500% टैरिफ। नहीं, भारत हैंडल नहीं हो रहा है ये कह देना अब मैं ठीक नहीं मानता हूं। दुनिया के किसी देश के साथ अमेरिका संतुलन बिठाने में नाकाम है। ट्रंप दुनिया के लिए एक ऐसी बीमारी जैसे हो गए हैं, जो ऐसी बीमारी है जो समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इलाज क्या करें। कभी एकदम दुरुस्त हो जाता है सब मामला, कभी अचानक लगता है कि सब गड़बड़ हो गया है, कभी लगता है कि वेंटिलेटर तक पहुंच जाएंगे। ट्रंप का व्यवहार दुनिया को ऐसे कर रहा है। और जब आप कहते हैं कि 500% तक आप टैरिफ लगा देंगे रशिया से ऑयल खरीदने वालों से, तो अब मैं तो उसको लिस्ट को देख रहा था। 2022 से युद्ध चल रहा है, चाइना सबसे ज्यादा, फिर भारत, और यहां तक लेते हुए साउथ कोरिया तक है जो रशिया से तेल खरीदता है। और उसके बीच में यूरोपीय यूनियन के बड़े ढेर सारे देश हैं, और खुद अमेरिका क्यों उनसे खरीदता है जरा ये बता दीजिए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्टता से बता दिया था। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि ट्रंप को चाहिए कि उनकी शर्तों पर दुनिया इधर से उधर चले। उनको यह भ्रम था कि माय फ्रेंड मोदी टेरिफिक मैन कह के वो नरेंद्र मोदी को अपने पाले में खड़ा कर लेंगे। लेकिन जो भी नरेंद्र मोदी को जानता है, मोदी देश के अलावा किसी और के साथ नहीं खड़े हो सकते, और यानी अपने साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। वो किसी ट्रंप के साथ या किसी और के साथ क्यों खड़े होंगे भला? अब ट्रंप को यह भी लगता है कि चूंकि भारत अड़कर खड़ा हो गया, दुनिया के ढेर सारे देश, जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, यूरोपीय यूनियन के देश कहते हैं, और अभी तो इमैनुअल मैक्रोन ने, अभी तो जर्मन प्रेसिडेंट ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा वर्ल्ड डिसऑर्डर क्रिएट करने का काम अगर कोई कर रहा है तो अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टैरिफ की धमकी तो अब किसी काम की है नहीं। और इसके बीच में ये दर्शकों को जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, हैं और आगे भी रहने वाले हैं। इसका मतलब कि हमने ऑल्टरनेटिव्स खोज ली। मैं बिल्कुल सर, ये दरअसल यूएस कर क्या रहा है प्रोफेसर साहब, वो दुनिया को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हाल के कुछ बयानों का ही हवाला देते हुए मैं अगर खबर दर्शकों तक पहुंचाऊं, पहले क्या किया, 6 तारीख को, इसी वर्ष की 6 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मोदी सेड सो मे आई कम इन। ये डोनाल्ड ट्रंप का कोट अनकोट मैं आपके सामने रख रही हूं। फिर 9 जनवरी को उन्हीं के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुटनिक, वो क्या कहते हैं, मोदी डिडंट कॉल द प्रेसिडेंट, यानी मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल ही नहीं किया ट्रेड डील को लेकर। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो इस टर्म में भयंकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, दुनिया को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। वो जितने भी अपने क्लासिक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर लें, भारत पर उनकी दाल गल नहीं रही है। देखिए, पहले इससे पहले कि है ना, उम्र के साथ वो मेमोरी भी थोड़ा धोखा देना शुरू हो जाती है। तो वो बात मन में आई है, उसे पहले कह दूं। बोल दीजिए। ट्रंप के विजडम को पूरी दुनिया ने देख लिया, और अब अमेरिकी संसद के विजडम को पूरी दुनिया देखेगी, निगाह इस पर रहेगी कि ट्रंप ने जो किया है, तय किया है, क्या अमेरिका की संसद भी वैसा ही चाह रही है? क्या अमेरिका की संसद भी उसी दिशा में सोच है उसकी? और इस बात पर निर्भर करता है कि 500% का जो टैरिफ है वो लागू होगा या नहीं। यदि ऐसा होता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वहां की सीनेट जी और वहां की जो प्रतिनिधि सभा है
वो इसको पास नहीं ना करेगी। करे। और यदि ऐसा होता है तब ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा कि ट्रंप जो सोच रहे हैं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर वो ये माना जाएगा कि ट्रंप अकेले नहीं है इस युद्ध में, ट्रंप पूरी अमेरिका उनके साथ खड़ा है। एक लेकिन सर इसमें एक मैं अपनी तुरंत के तौर पर हाँ सेनेट ने तो कह दिया कि वो ट्रंप की तरह नहीं सोचता है, क्योंकि जो दूसरी वोटिंग थी जो मैं इस पर वेनेजुएला पर मैं इस पर इसका मैं जिक्र करने वाला था, क्योंकि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि या कोई भी इस प्रकार की चीजें जब तक सीनेट अप्रूव नहीं करती, यदि कि यहां तक कि एम्बेसडर भी यदि आपको नियुक्त करना है अमेरिका का भारत में, यदि वो सीनेट अप्रूव नहीं करती है तो वह आपकी नियुक्ति नहीं होगी। तो यह देखना है कि सीनेट और ये दोनों कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं संभव होने वाला है। दूसरी बात, जिसे आप कहते हैं ट्रंप के व्यक्तित्व का आकलन यदि पूरे है, तो ट्रंप ही जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कोई आदमी होता है दादा और उसको लगता है कि हम दादा, इस मोहल्ले के दादा है और कोई नहीं सुन रहा हो, तो क्या करता है, कभी इधर गोली चला देता है, कभी उधर गोली चला देता है, फिर नहीं होता है। इससे भी जब बात नहीं बनती है तो किसी कमजोर को गोली मारता है, ताकि जब लगे कि ये कमजोर को गोली मारता है तो लगे कि दुनिया बाहर सोचे कि नहीं ये मार सकता है गोली, ये हम पर भी गोली चला सकता है। वेनेजुएला पर तेल के तो हुए ही, वेनेजुएला की आर्थिक ताकत के साथ सामरिक ताकत को भी उसने देखा कि भाई ये कर क्या सकता है, ये कर तो कुछ ही नहीं सकता है। अब वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री का हमने जिक्र देखा, उन्होंने कहा हम पहले गोली मारेंगे उसके बाद बात करेंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए, बैलिस्टिक मिसाइल का स्टेशन और निगरानी सेंटर तो पहले से अमेरिका का वहां पर तैनात है, सारी चीजें तो वहां पर अमेरिका पहले से ही अपना इंस्टॉल करके रखा हुआ है। वहां पर 55,000 की जनसंख्या ही है और ट्रेड वगैरह जो है, बेसिक सुविधाएं जो है वही तो ग्रीनलैंड में। तो उसको कब्जा करने में अमेरिका को कितनी देर लगेगी? मुझे नहीं लगता है बहुत देर लगेगी। सर वहां तो वो खरीदारी करना चाह रहा है। और एक बात देखिए, क्या नाटो के देश एक साथ मिलकर के, क्योंकि उनका तो कमिटमेंट है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम में क्या नाटो के देश मिलकर के यदि डेनमार्क पे अटैक होता है तो अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे क्या? ऐसा संभव आपको दिखाई देता है? मैं तो कह रही हूं सर, खबर यह है कि कोई खरीदारी, ये कोई लड़ाई नहीं होगी वहां, तो वो खरीदारी करने के लिए बैठ गए हैं, प्रपोजल भेज रहे हैं, $1,000 से लेकर $100 तक के प्रपोजल भेज रहे हैं। लेकिन मैं इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए थोड़ी चर्चा में लाना है, एक तो पहले तो वो लिटनिक का बयान हमारे दर्शकों के लिए सुना दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर आती हूँ सर आपके पास, लेकिन पहले वो लिटनिक का बयान सर एक बार दर्शकों को सुना दें कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कौन है ये कॉमर्स सेक्रेटरी। And set the whole deal up. But let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. The middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam, we announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's staircase. And they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them. अब विजय जी आप अपनी बात रख लें। यही बता रहा हूँ कि हॉवर्ड लिटनिक ने जो बोला है वो भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री का जो तौर तरीका है उसको बता रहा है। कि हॉवर्ड लिटनिक ने कहा कि जो आपने पहले पूछा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो सारा सीधा से बता रहा है कि ट्रंप साहब का ईगो इशू है केवल, कुछ नहीं है। क्योंकि हॉवर्ड लिटनिक कहते हैं कि ट्रंप ने पिछले साल जुलाई में 4 बार प्रधानमंत्री को फोन किया। ये मैं लिटनिक के हवाले से बात कर रहा हूँ जो इसमें नहीं आई है। उनका 4 बार फोन किया और चारों बार प्रधानमंत्री ने फोन को रेस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि वो समझते थे कि प्रधानमंत्री की ट्रंप साहब कुछ बोलेंगे, फिर कुछ आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, फिर उस पर रेस्पॉन्ड करना ठीक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो जो डील फाइनल हो गई उसके लिए 3 वीक्स का टाइम उन्होंने यूएस ने वेट किया। 3 फ्राइडे का जिक्र उन्होंने किया लिटनिक ने, और कहा कि 3 फ्राइडे वेट कर रही थी ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और ट्रंप साहब कि प्राइम मिनिस्टर उनको फोन करेंगे और एक फोन कर देंगे तो ट्रंप साहब मान जाएंगे। वो नहीं हुआ तो उन्होंने इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ वो डील कर ली जो इंडिया के साथ करने वाले थे।
दूसरा जो अब बड़ा मुश्किल जो हो रही है ट्रंप साहब के लिए, अब जो हो रही है वो हो रही है ट्रेड डेफिसिट को लेकर। यूएस इंडिया रिलेशनशिप में अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 साल में 4 साल में डबल हो गया है वो। $20 बिलियन से वो $41 बिलियन तक पहुंच गया है। तो वो भी एक बड़ी चिंता है कि अमेरिका के लिए ट्रेड डेफिसिट हो रहा है इंडिया की तरफ से, मतलब भारत जो है ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है उनको और इंपोर्ट कम कर रहा है। इंपोर्ट कम कर रहा है, तो उस वजह से भी वो चिंता बढ़ रही है। क्योंकि पहले तो ईगो इशू में आपने उसको किया नहीं, उनको लग रहा कि प्रधानमंत्री जी फोन कर ही देंगे, तो उन्होंने किया नहीं। फिर 4 बार उन्होंने फोन किया, उस फोन को रेस्पॉन्ड नहीं किया। फिर इंडोनेशिया वियतनाम के साथ कर लिया, फिर टैरिफ हो गया। वो सारी बातें अब उनको ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से उनकी मुश्किलें बढ़ रही है और अब वो कोई रास्ता देख रहे हैं। ये भी एक दबाव की नीति है। जो रशियन जो बिल की बात है ये 2025, ये 500% के जिस तरह से टैरिफ लगाने की बात है, ये एक तो मतलब अजीब सी बात है, ये सनक जैसी बात है कि नहीं, लेकिन सर जयराम रमेश, इसमें कि मैं इंडियन मतलब ऑपोजिशन का भी मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट ले लूं, क्योंकि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि ट्रंप 2.0 के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचने वाले लोगों में सबसे पहले थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रति जो नरम रुख अपनाए हुए हैं, इसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। वो अंतिम यही लिख रहे हैं, द्विपक्षीय संबंधों में निसंदेह एक नई असामान्य स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री के नरम रुख के बावजूद हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही है। भाई वहां के जब कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हाँ, एक लाइन बोलूं? जी जी, जयराम रमेश अपनी पार्टी को तो डुबा ही चुके हैं अपने विचारों से और अपने व्यवहार से। उनकी सलाह पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, तो भारत का प्रधानमंत्री अपने आप को डुबा नहीं, ये वो अपने प्रेसिडेंट के बारे में किस तरह से बात कर रहा है उसको समझिए। इसमें उनकी सलाह की जयराम रमेश कह रहे हैं कि पीएम मोदी का नरम रुख है, लेकिन क्या ये नरम रुख है? नहीं है नरम रुख, इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के आगे अड़ जाना ये नरम रुख है, तो फिर लेटने वाला रुख क्या है? मनमोहन सिंह वाला था। और जिस बेशर्मी से जयराम रमेश से इस बात को रख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री झुक गया है, हमारा प्रधानमंत्री नरम है, हमारा प्रधानमंत्री तो पूरी दुनिया का जो सबसे ताकतवर व्यक्ति है उसे बात करने से ये मना कर रहा है कि तुम्हारे हम ईगो को हम बर्दाश्त करने। अच्छा, ये वो भारत बदला हुआ है जो तुम्हारे ईगो को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें जो कवल सिब्बल है वो बहुत अच्छा पर ट्रेड करेंगे जी। इसमें बस मैं एक छोटी सी बात बता के अगली खबर पर चली जाऊं सर। वो हमारे रेफरेंस से नहीं है, वो खुद लुटनिक कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के जानकार हैं कवल सिब्बल। वो बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणियों पर संयमित प्रतिक्रिया देना ही आज की जरूरत है। जैसे को तैसा करने से हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप जो है इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं। उनके ना नकेल कसने वाला इस वक्त कोई नहीं है। ऐसे इस तरीके से समझना चाहिए कि अब देखिए, थोड़ी इंटरनेशनल जब हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे हो रही है उसको भी आपके सामने रखना जरूरी था। और आप देखें ट्रंप जिस मजबूती और कूटनीति का सामना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनके सामने एकदम वो 56 इंच का सीना लेकर खड़े हुए हैं, उससे पूरी दुनिया में एक संदेश जा रहा है। और मैसेज ये गया है कि ट्रंप से बिना डरे बिना झुके भारत आगे बढ़ रहा है और बाकी देश भी आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका को अब दूसरे बड़े देश भी इसलिए आग दिखा रहे हैं। दुनिया के सारे वर्ल्ड लीडर अब भारत की तरफ देख रहे हैं। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रोन ने ऐलान किया कि वो अगले महीने भारत आ रहे हैं। मैक्रोन ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। मैक्रोन ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका अपने ही बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है। और एक ये तस्वीर भी आपके सामने जो मैक्रोन की एफ जयशंकर से मुलाकात करते हुए। एफ जयशंकर साहब का आज जन्मदिन भी है, बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। मैक्रोन का बयान आपको सुना देते हैं। L'ordre le plus grand, la loi du plus fort, et que chaque jour les gens se demandent si le Groenland va être envahi, si le Canada sera soumis à la menace de devenir le 51e État ou autre, ou si Taïwan sera encerclé davantage. तो जो बात इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं और ये तस्वीर भी अब हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये तो मतलब मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि यूरोप का कोई नेता अमेरिकन प्रेसिडेंट के गाल पर इस प्रकार से तमाचा मारा हो। मैक्रो फ्रांस को हमने हमेशा देखा है कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर के चलती रही है,
लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन खास करके ये दोनों कंट्री ऐसे थे दोनों बड़े ताकतवर थे, लेकिन ये दोनों हमेशा अमेरिका के साथ चल देते थे। फ्रांस हमेशा, लेकिन कभी भी फ्रांस का राष्ट्रपति अमेरिकन राष्ट्रपति को सरेआम दुनिया में जलील कर रहा हो, ये पहला उदाहरण सामने दिखाई दे रहा है। और ये नौबत अमेरिका के, आप अमेरिकन लोगों को जरा सोचिए ना कि वो अपने राष्ट्रपति के बारे में क्या सोच रहे होंगे कि 33 संस्थाएं यूनाइटेड नेशन की, उससे अमेरिका अपने आप को हटा रहा है। अरे आप वहां थे इसीलिए ग्लोबल लीडर थे, आप वहां फंड, आपकी कोई शकल देख करके कोई अमेरिकन को, अमेरिका सिविलाइजेशन के नाम पर अमेरिका को लिए कह दें कि अमेरिका इज ए ग्रेट सिविलाइजेशन, तो कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। 300 साल का देश है, कोई बहुत बड़ी सभ्यता तो है नहीं फ्रांस की तरह, ना उसकी सभ्यता बड़ी पुरानी सभ्यता और बहुत आकर्षक सभ्यता हो और बहुत रिच कल्चर हो। अमेरिका तो देश ही बाहर से माइग्रेशन वाले लोगों से बना है जी। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस जैसा कंट्री, यदि फ्रांस का प्रेसिडेंट यदि खुल करके कह रहा है कि कल वो कहते हैं कनाडा के एक हिस्सा को हम मिला लेंगे, ग्रीनलैंड को एक मिला लेंगे, तो आप अपनी ही संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ये बताता है अमेरिका पराभव की तरफ है, अमेरिका स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और अमेरिकन दर्शक, अमेरिका के लोगों को भी ये जरूर एहसास हो रहा होगा। ये वहीं की एक खबर है, वो रख दें कि यूएस में ही खुद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या हो रहा है। ट्रंप दुनिया भर में उथल पुथल मचाने में लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी सच्चाई यह है कि खुद अमेरिका में ट्रंप का भारी विरोध हो रहा है। इसकी बानगी उस वक्त दिखाई दी जब वेनेजुएला पर ट्रंप के एक्शन को लेकर अमेरिकी सीनेट में उनके खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पास हुआ, जिससे विदेशों में सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप की शक्तियों पर ही सवाल खड़े हुए। इस प्रस्ताव के पक्ष में 52 वोट पड़े और जबकि 47 सेनेटर्स ने ट्रंप के समर्थन में वोट किया। यूं कहें कि कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर तो है। 100 ही लोगों का तो सीनेट होता है, वही है। मैं कह रही हूं, लेकिन अंतर तो है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये अंतर है, उनके खिलाफ आवाज है। ट्रंप की ही पार्टी के 5 सेनेटर्स उनके खिलाफ वोट देकर अपनी अंदरूनी असहमति साफ कर चुके हैं। हालांकि ये प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। नियमों के अनुसार इसे संसद के दूसरे सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास होना जरूरी है। समीर जी, देखिए, अपने देश में ट्रंप कमजोर हो रहे हैं। नहीं, अपने देश में कमजोर हो रहे हैं, देश की जनता का भरोसा खो रहे हैं। जिस तरीके से एक महिला की हत्या पुलिस वाले ने कर दी, उसके बाद से जिस तरीके से अमेरिका के अंदर विरोध हो रहा है लगातार, और ट्रंप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी को डर लग रहा है कि भाई 3-3.5 साल बाद चुनाव में फिर जाना है हमको। अगर ट्रंप इस तरीके से व्यवहार करते रहेंगे तो सारा गुस्सा हमारे कैंडिडेट के ऊपर उतरेगा और चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रंप अभी जिस तरीके से बेलगाम हो गए, और ट्रंप को लग रहा है कि शी जिनपिंग लगातार सत्ता में है, पुतिन साहब सत्ता में अंदर है, उसी तरीके से मैं भी सत्ता में रहने वाला हूं, मुझे किसी की चुनौती स्वीकार नहीं है। और जिस तरीके से वो मनमानी अपने देश के अंदर कर रहे हैं, जिस तरीके से वेनेजुएला को लेकर उन्होंने कि आप 500% टैक्स लगाने के लिए तो एक बिल लेकर आते हो कि भाई जो रशिया से ऑयल खरीदेगा उसके ऊपर हम 500% टैक्स लगाएंगे, वही वेनेजुएला पे आप कब्जा करके कहते हो कि 5 करोड़ बैरल तो भी हम कब्जा करेंगे, हमारी कंपनियां बेचेगी, हमारी शर्तों पर बेचेगी, हम पैसा तय करेंगे। और वेनेजुएला का भी जो ऑयल होगा वो अमेरिकन कंपनी और अमेरिका तय करेगा कि किस कीमत पर बेचना है। मतलब आप बाजार कीमत पर दुनिया को ऑयल बेच के मुनाफा कमाओगे। और अगर रशिया वहां पर पहले से एग्रीमेंट है, रशिया जहाज जाता है तो उसे आप कब्जा कर लोगे। मुझे लग रहा है कि आप ट्रंप पूरी दुनिया को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि दुनिया इस तरीके से नहीं चलती। वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। और जो इमैनुअल मैक्रोन ने जो कहा है कि भारत जो ब्रिज की भूमिका निभा रहा है आज की तारीख में, प्रधानमंत्री मोदी उसमें भूमिका निभा सकते हैं। सारे देश जो अमेरिका के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं, वो सब अमेरिका को छोड़कर आज भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अमेरिका के टैरिफ का जवाब दिया, बिना एक शब्द बोले भारत की इकोनॉमी को एक गति बना के रखी हुई है। किसी तरह से भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई। सीनेट में तो झटका लगा ही है सर। तो सब मोदी से पूछना चाहते हैं कि बातों में एक और चीज निकल करके आ रही है, क्या यूरोपियन यूनियन और यूरोप के देश ब्रिक्स की तरफ अब नजर रख रहे हैं? ब्रिक्स में उनको संभावना है, ब्रिक्स में वो संभावनाएं देख रहे हैं। ये जो है वो ट्रंप के लिए और ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ट्रंप को सीनेट से तो झटका लगा ही है। रही सही कसर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने पूरी कर दी। उन्होंने मिनेपोलिस सिटी में आईसी एजेंट के हमले में हुए महिला की मौत के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ममदानी ने कहा कि आईसी एजेंट द्वारा महिला की हत्या करना क्रूर है और ये हम सभी पर किया गया एक हमला है। First, just want to make clear that
the news coming out of Minneapolis is horrific. This is one part of what has been a year full of cruelty. And we know that when ICE agents attack immigrants, they attack every single one of us across this country. And this is a city and will always be a city that stands up for immigrants across the 5 boroughs. And I have made it clear to everyone within my city government, and that extends to NYPD, that we are going to uphold our sanctuary city policies. We are going to adhere to them. What we are going to be doing is following the laws that we have set, laws which have kept New Yorkers safe. And we are going to make it clear to each and every person in the city what their rights are. डोनाल्ड ट्रंप देखिए लगातार घिरते जा रहे हैं। वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक और लैटिन अमेरिकी देश को धमका रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी देश मैक्सिको के ड्रग कार्टेल पर लैंड स्ट्राइक की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ड्रग कार्टेल ही मैक्सिको को चला रहे हैं और ऐसे में अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेगा अमेरिका? अपने ही घर में, हर्षवर्धन जी ये घिर रहे हैं, बहुत संक्षेप में सर टिप्पणी करिएगा। अपने ही घर में जो घिर रहा है अब वो मैक्सिको में जाना चाहता है। वेनेजुएला तो हो ही आए हैं ट्रंप। नहीं, मैं थोड़ा सा ट्रंप को छोड़कर अपने यहाँ की बात कर लेता हूँ, चूंकि संक्षेप में करनी है। जी, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को जन्मदिन की बधाई। उनका दिन शुभ हो, देश के लिए हर दिन शुभ हो। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो जयशंकर नरेंद्र मोदी के कहने पे कर रहे हैं उसकी बात तो करनी पड़ेगी ना जी। ये इमैनुअल मैक्रोन से कल मिले। जर्मन प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिका वर्ड डिसऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर को डिसऑर्डर में बदल रहा है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जाएगी भारत की तरफ, और ब्रिक्स और G7 ये एक दूसरे के खिलाफ ना खड़े हों, साथ खड़े हों। यानी जब अमेरिका कह रहे हैं कि आई डोंट वांट एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी इंटरनेशनल लॉ, उस वक्त वो कह रहे हैं कि हमें अलग से करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? भारत सिर्फ अब ग्लोबल साउथ के बीच ब्रिज का काम नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम यूरोपीय यूनियन, वेस्टर्न वर्ल्ड, और जिसको हम कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन खत्म होंगे, यूएन गैर यूएन, तो कौन लीड करेगा? भारत लीडरशिप की पोजीशन में। मुझे लगता है ये देश के लोगों को सोचना चाहिए। तब आप जब लुटनिक वाला बयान सुनेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा क्यों ट्रंप को ये ज्यादा पीड़ा दे रहा है कि नरेंद्र मोदी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज बिहेविंग लाइक अ वर्ल्ड लीडर, और ट्रंप, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति।